कर्नल महबूब को यह हिदायत दी कि जब हम देश को आजाद करा लेंगे तो इस महिला को भारत ला करके जहां भी ये भारत के अंदर रहना चाहती हो वहां पे सेटल कर। ये मानवता देगी आप। और कर्नल महबूब ये लिखते हैं कि जब नेताजी तो अंतर्ध्यान हो गए कि जब देश आजाद हो गया तो नेताजी के उस आदेश को माना इन्होंने और ये सिंगापुर गए और पंजाब की थी वो महिला, उसको लाके पंजाब में सेटल किया। 1915 के अंदर जो 4 दिन तक सिंगापुर पे कब्जा कर लिया वो पंजाब रेजिमेंट की, सारे मुसलमान थे उसके अंदर सैनिक, जिनमें से 56 को तो वहां उन्होंने गोली से उड़ा दिया और कितनों को फांसी दी। आदाब, आवाज द वॉइस में आपका खैर मकदम है। 1857 की क्रांति का अगर एक एक्सटेंशन देखा जाए तो वो आज़ाद हिंद फौज भी है। बिल्कुल उसी के तर्ज पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में जाकर बहादुर शाह जफर के मज़ार पर यह बताया था कि कैसे 1857 की क्रांति से वो प्रेरणा लेते हुए अब दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराएंगे। उन्होंने अपनी रेजिमेंट का नाम, औरतों की जो रेजिमेंट बनाई थी उसका नाम भी रानी झांसी के नाम पर रखा था। तो हम बात करेंगे एक बार फिर प्रोफेसर कपिल कुमार से, मशहूर हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं। उसी के साथ उन्होंने हमारे लाल किले में जो भारत सरकार ने आज़ाद हिंद फौज पर एक संग्रहालय, एक म्यूजियम बनवाया है, उसे बनाया है, उनकी देखरेख में बना है। उसके अलावा कलकत्ते में भी ऐसा एक म्यूजियम बना है जो कि सुभाष चंद्र बोस पर है। उसके अलावा अभी उनकी किताब आई है नेताजी आज़ाद हिंद सरकार एंड फौज, जो कि कुछ ही महीने पहले आई थी बाज़ार में। इसमें भी बहुत से ऐसे किस्सों की बात की है, बहुत सी ऐसी चीज़ों की बात की है जो कि आज़ाद हिंद फौज के एक हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी की बात करते हुए दिखते हैं और किस तरीके से ये देश की बात करता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रोफेसर कपिल कुमार साहब का। जय हिंद, नमस्कार। नेताजी की जो आज़ाद हिंद फौज और सरकार है वो एक यूनाइटेड भारत का एक विजन था और उसमें किस तरीके से मुसलमान भी थे, सिख भी थे, तमिल भी थे, पंजाबी भी थे। तो ऐसे में उसका जो एज अ मुस्लिम जब हम देखते हैं तो उसका वो नैरेटिव कैसे दब गया और उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये विजन नहीं थी। आज़ाद हिंद सरकार एक वास्तविकता थी, आज़ाद हिंद फौज एक वास्तविकता थी और हर संप्रदाय, चाहे वो हिंदू थे, चाहे सरदार थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे ईसाई थे, हर प्रदेश के लोग इसमें मौजूद थे। इसीलिए मैं इसको जो है अखंड भारत की पहली सरकार और अखंड भारत का पहला प्रधानमंत्री मानता हूं, जिसके सारे विंग थे। देखिए, सरकार पहले भी बनाई थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने, उसमें भी कई मुसलमान, वो सब अफगानिस्तान, वो सब में मौजूद थे, लेकिन ये एक पहली सरकार थी जो एक ऑपरेशनल सरकार थी, जिसके सारे विंग थे और जिसने आके भारत की जमीन पे कर्नल शौकत मलिक ने झंडा फहराया था मोरंग के अंदर आकर के और शासन किया नागालैंड, मणिपुर, इन इलाकों के ऊपर, अंडमान के ऊपर। तो इसलिए इसका एक बहुत महत्व है। और देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अंग्रेज जो भारत से गए हैं उनके जाने का सबसे बड़ा कारण जो है वो आज़ाद हिंद फौज थी, क्योंकि अंग्रेज भारत के ऊपर भारतीयों से ही शासन करते थे। और 1857 में आपने देखा, जैसे आपने कहा, कि जब भारतीय सैनिकों ने ही उनकी सेना के उनके खिलाफ विद्रोह किया तो क्या हाल उनका हुआ था। और गदर पार्टी के लोगों ने इसी की कल्पना शुरू से की थी कि आपकी देखिए ना, सिंगापुर के अंदर 1915 के अंदर जो 4 दिन तक सिंगापुर पे कब्जा कर लिया वो पंजाब रेजिमेंट की, सारे मुसलमान थे उसके अंदर सैनिक, जिनमें से 56 को तो वहां उन्होंने गोली से उड़ा दिया और कितनों को फांसी दी। सारे गदर पार्टी के थे, हिंदू मुसलमान एक थे। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि हमारे इन वीरांगनों को, वीरों को, इनको सांप्रदायिक या जाति या क्षेत्र की दृष्टि से ना देखा जाए, बल्कि आज़ाद भारत की सरकार थी। और इसके अंतर्गत जिन लोगों को इन्होंने साथ लिया, जिस तरीके से साथ लिया, कि जो आप देखिए, जो राजनीतिक लड़ाई अहिंसावादी लड़ी जा रही थी, उसमें तो हिंदू मुस्लिम बंटवारा हो गया, देश का विभाजन हो गया। और क्या कारण है कि वही 1940 के अंदर जो यहां पाकिस्तान की डिमांड हो रही है और कट्टरवादी पाकिस्तान मांग रहे हैं, वही कितना बड़ा तबका मुसलमान जो है वो आज़ाद हिंद फौज के साथ अखंड भारत के लिए लड़ रहा। ये एक बहुत बड़ा राष्ट्र की आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ा गया एक फैक्टर है, जिसको लोग
दरकिनार कर देते। प्रोफेसर साहब, आपकी किताब की शुरुआत में ही एक कोटेशन है और कर्नल महबूब अहमद, तो आपने अपनी पिछली कुछ टॉक्स में हमने देखा, उनके बारे में आपने जिक्र किया है एक, तो कर्नल महबूब अहमद की वो क्या खासियत है कि आपने उन्हें ये जगह दी कि आपने किताब की शुरुआत में उनकी देखिए, कोट रखी? सबसे बड़ी, जब मैंने उनकी डायरी पढ़ी, नाम तो मैंने पहले भी देखा था उनका आज़ाद हिंद फौज के रिकॉर्ड्स में, जब मैंने उनकी डायरी पढ़ी, एक कर्नल की डायरी पटना से ही प्रकाशित हुई, उस डायरी में जो उन्होंने लिखा कि आज़ाद हिंद फौज का इतिहास या तो बताया ही नहीं गया या दबा दिया गया, और ये मैं मानता हूं कि जो हमारी पुश्तें हैं उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई। इन शब्दों को उनसे आना, उसने मुझे हिला दिया, क्योंकि हम तो सब कहते हैं कि भाई दबाया गया, लेकिन एक आज़ाद हिंद फौज का सैनिक किस तरीके से खुद कह रहा है इस बात को, और उसके बाद जिस तरीके के वृतांत उन्होंने दिए, एक वृतांत में उसमें से आपका जिक्र करूंगा इसमें, कि सिंगापुर में नेताजी डोनेशन ले रहे हैं आज़ाद हिंद सरकार के लिए, तो कर्नल महबूब लिखते हैं कि एक स्त्री आई, वो बेचारी के वस्त्र भी फटे हुए थे, और उसने कुछ सिक्के देने की, और नेताजी जो है उनका मुंह ऊपर नीचे ले या ना ले इस दुविधा में, खैर ले लिए वो पैसे। तो ये बराबर में खड़े थे, इन्होंने पूछा कि आप दुविधा में क्यों थे? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी दुविधा ये थी कि अगर मैं इससे पैसे ले लेता हूं तो ये खाएगी क्या, और अगर पैसे नहीं लेता हूं तो ये समझेगी कि मैं गरीबों की मदद नहीं लेना चाहता इस लड़ाई के अंदर। खैर, उसके बाद में आगे महबूब लिखते हैं कि उन्होंने मुझे ये आदेश दिया कि जाओ और पता करो ये कौन है, कहाँ रहती है, क्या हुए। तो बोले, मैं गया और शाम तक मैं पता करके लाया कि उसका कोई ठिकाना नहीं। तो नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार की तरफ से उसके रहने का इंतजाम कराया, पैसे का इंतजाम कराया उसके लिए, और यही नहीं, कर्नल महबूब को यह हिदायत दी कि जब हम देश को आजाद करा लेंगे तो इस महिला को भारत ला करके जहां भी ये भारत के अंदर रहना चाहती हो वहां पे सेटल कर, ये मानवता देगी आप। और कर्नल महबूब ये लिखते हैं कि जब नेताजी तो अंतर्ध्यान हो गए कि जब देश आजाद हो गया तो नेताजी के उस आदेश को माना इन्होंने, और ये सिंगापुर गए, और पंजाब की थी वो महिला, उसको लाके पंजाब में सेटल किया। कर्नल महबूब भारत में ही रहे, ये नहीं पाकिस्तान के। तो कर्नल महबूब ने उन्हें आप भावुक हो गए हैं, लेकिन भावुक होने की बात भी है, घटना ऐसी है, ये घटना ऐसी है, और इससे समझ में भी आता है कि क्यों उन्हीं की कोटेशन से आपने स्टार्ट किया है। तो मतलब इससे हमें ये भी समझ में आता है कि किस तरीके से, चाहे वो हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे सिख थे, उन्हें नेताजी से भी एक लगाव था, उनकी बातों से लगाव था, उनके राष्ट्रवाद से एक लगाव था। देखिए, एक बात समझिए कि नेताजी के जो संबंध है क्रांतिकारियों से, उसका एक बड़ा लंबा इतिहास है। लोग तो ये कह के खत्म कर देते हैं कि साहब आज़ाद हिंद फौज को बनाया नहीं, रिऑर्गेनाइज किया था उन्होंने। बनाई तो पहले गई थी गदर पार्टी के लोगों द्वारा, मोहन सिंह से मिलकर, फिर मोहन सिंह को कमांडर इन चीफ बनाया गया था। और इसके अंदर जो सिपाही आए वो वही 1857 की क्रांति का नमूना लेते हुए, जिन भारतीय सैनिकों को सरेंडर करा दिया अंग्रेजी सेना के अंग्रेजों ने और छोड़ दिया जापानियों के भरोसे, उनसे सेना बनी। तो उसी में शाहनवाज मौजूद थे, उसी में मेजर मोहम्मद खान मौजूद थे, उसी में कियानी मौजूद थे, और इन सब ने निर्णय लिया उस समय नेताजी से पहुंचने से पहले ही कि हम INA के अंदर रहेंगे और देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। जो रासबिहारी बोस, आनंद मोहन सहाय, ये लोग इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के द्वारा कर रहे थे पूरे उसके अंदर। और नेताजी के जाने के बाद तो फिर उत्साह का कोई मतलब जवाब ही नहीं है। आप ये देखिए ना कि इनको देखिए, यूसुफ मफरानी गुजरात के, जो रंगून के अंदर मौजूद थे। यूसुफ मफरानी ने उस समय, आप लगाइए 1944 में, 1 करोड़ रुपया अपनी सारे मकान, अपनी कार
और अपनी पत्नी के गहने तश्तरी पे रख के नेताजी को दिए थे। और बदले में क्या मांगा था? आजाद हिंद फौज की एक वर्दी। अब्दुल करीम बर्मा में 50 लाख रुपए दिए आजाद हिंद बैंक बनवाने के लिए। जब ये हुआ जापानी कहने लगे तुम पे पैसा कहां से आएगा बैंक बनाने का, उस समय दिए, वो बनवाया। और लगातार आप देखिए, मेरे पास पहली बार मैंने, हम लोगों के यहाँ क्या रोना है इस देश में कि आज भी ये पढ़ाया जाता है कि विक्टोरिया क्रॉस मिला, आयरन क्रॉस मिला विश्व युद्धों के अंदर, जो कि अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे। अब हमको झोंका गया था जिन युद्धों में, और नेताजी ने 91 लोगों को तमगा-ए बहादुरी, तमगा-ए शत्रुनाश, तमगा-ए भारत, इस तरीके के मेडल दिए थे, जैसे आदम परमवीर चक्र देते हैं। शायद मेरे ख्याल भारत में ब्रिगेडियर उस्मानी थे जिनको 47 के बाद में पहले वीर चक्र महावीर चक्र मिला। तो इस तरीके के नेताजी ने 91 लोगों को दिए थे। और इन 91 लोगों में मैं आपको नाम पढ़ के बता देता हूं। कैप्टन ताज मोहम्मद को सरदार जंग दिया गया, लेफ्टिनेंट इनायतुल्लाह को तगमा वीर हिंद दिया गया, मेजर आबिद हसन को तगमा सरदार जंग दिया गया। सरदार जंग मतलब तगमा भारत के बाद दूसरा तगमा था। पीर मोहम्मद और हाकिम अली को तगमा शत्रुनाश दिया गया। शत्रुनाश का मतलब ये तगमा उनको दिया जाता था जो अंग्रेजों को बहादुरी से जाके उनको मारते थे या कैप्चर करके ले आते थे, उस तरीके से। हवलदार गुलाब शाह सनद बहादुरी दिया गया। कर्नल शौकत अली सरदार जंग, जो मैंने बताया मोरांग में जो तिरंगा फहराया गया, आज भी हम फहराते हैं उसको। हवलदार अहमद दीन, इनको सनद बहादुरी दी गई। सिपाही गुलाम रसूल, सिपाही फैजल बख्श, इनको भी तगमा शत्रुनाश दिया गया। और आप इस तरीके के हम पे कई और नाम मौजूद है, और पता नहीं कितने तो भी ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता। और उसके अलावा आप ये देखिए। हाँ प्रोफेसर साहब, एक चीज़ है, एक छोटी सी चीज़, जैसे कि अभी आपने कहा कि 1 करोड़ रुपए दिए यूसुफ मस्तानी ने, या फिर 50 लाख एक और साहब गीता बटाई थी जी, गुजरात की, उन्होंने 50 लाख दिए थे। लेकिन जैसे कि जो लोग इतिहासकार नहीं हैं, आमतौर पर वो इस चीज़ को कंटेक्चुअलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे आज उनका दिमाग ये चलता है 1 करोड़ रुपए, आज के 1 करोड़ रुपए। तो आप एक बार कंटेक्स्ट में रख के समझाने की कोशिश कीजिए कि 1945 में, 43-44 में 1 करोड़ रुपए का क्या मतलब था। मतलब उस जमाने में इकोनॉमिक्स का आदमी नहीं हूँ, लेकिन जब तक मैं समझता हूँ कि उस जमाने में पाउंड रुपए की जो कीमत थी बराबर की होती थी, तो शायद जहां तक हमने सुना है कुछ 100 रुपए में कलेक्टर की सैलरी होती थी, 1000 रुपए से कम थी। इस तरीके से तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1 करोड़ पाउंड में उसे आप कन्वर्ट करेंगे आप, तो 1 पाउंड इस समय कितने का है? मेरे ख्याल 90 रुपए के आसपास है, 85 रुपए के, 80 रुपए के। तो 80 करोड़ रुपए उस जमाने में देना, और भी बहुत सी चीजें हैं उस जमाने में, बहुत सब कुछ दे दिया भाई। और एक अमीर इंसान अपना सब कुछ दे, और बदले में उसका राष्ट्रवाद देखिए, आज़ादी की लड़ाई में उसका वो देखिए कि बदले में मांगता है मुझे सिर्फ एक वर्दी दे दो फौज की। जी जी जी। और जिस समय ऐसे कई लोग हैं जिनके नाम इतिहास में गायब होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहाँ से शंघाई के अंदर जब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई है पहले जाकर के राज बिहारी जी के कहने पे, एमसाय वगैरह ने, उस समय वहाँ पे शंघाई के अंदर मौजूद है जो लोग, उनमें जलाल रहमान का नाम बहुत बड़ा आता है। ये पेशावर से थे, और इन लोगों ने बॉबी के साथ, ईश्वर सिंह वहाँ पे मौजूद है, नानक सिंह मौजूद है, इन लोगों के साथ मिल करके इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को वहाँ पे पैदा किया है। इसी तरीके से आप हैरान होंगे, हमें जो नाम मिलते हैं, एक हक साहब का नाम मिलता है, जावा के देश के अंदर जो रहते हैं, वहाँ वो बनाते हैं INA को, इंडिपेंडेंस लीग को। DM खान है थाईलैंड के अंदर, खान दोस्त मोहम्मद है हांगकांग के अंदर। बहुत सारे नाम हैं इस तरीके जो इस तरीके की फौज बनती है। और जब ये फौजें लड़ती हैं तो जनरल कियानी की जो किताब है, जनरल कियानी पाकिस्तान चले गए थे और इन्होंने कश्मीर, उस पर मैं आऊँगा अभी। तो इनकी जो किताब है, उस किताब में जो इन्होंने लिखा है,
नागा लोगों के बारे में कि इम्फाल में लड़ते हुए उधर किस तरीके से नागा लोगों ने इनकी मदद की, और जब इन्होंने वहां से वापसी का ऑर्डर देना शुरू किया तो नागा लोग पहुंच गए कि आप वापस नहीं जाएंगे, खाने की कमी है, जो हमको मिल रहा है हम वो खा लेंगे, आप मिल के खा लेंगे, बांट के खा लेंगे, हम भूखे रहेंगे, लेकिन आजाद हिंद सरकार की फौज को वापस न ले जाओ। माउंट पोपो की जो लड़ाइयां हैं, जिसमें ढिल्लो, सहगल और शाहनवाज, इन्होंने तीनों ने वो लड़ाइयां लड़ी हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है उस हिसाब से। और हर फ्रंट के ऊपर मतलब ये जो एक होके लड़ी है आजाद हिंद फौज, और अंग्रेज इतने घबराए हुए थे, मैं बताऊं आपको, कि उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ये कभी खबर नहीं फैलने दी कि आजाद हिंद फौज जो है वो आजाद हिंद सरकार की, भारत को आजाद कराने की सरकार है। वो इसको जिफ बोलते थे, जैपनीज इंडियन फाइटिंग फोर्स, कि ये तो अंग्रेजों को भगा के जापान का गुलाम हिंदुस्तान को बनाना चाहती है। मतलब बहुत ही बेवकूफी की बात है, जिसको कांग्रेस वाले भी प्रोपेगेंडा में आ गए थे। नेहरू ने भी उससे कहा कि बोस अगर जापानियों को लेके आता है तो मैं तलवार लेके बोस से लड़ने जाऊं। वैसे ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा था, और उसे तोड़ने के लिए इंडिया में बाद में किताबें लिखी गई, और आप ही के किसी लेक्चर में मैंने सुना था कि इमदाद साबरी शुरुआत के उन राइटर्स में हैं जिन्होंने के सुभाष चंद्र बोस के लिए किताबें लिखनी 1945-46 के अंदर दिल्ली के इमदाद साबरी दिल्ली में रहते थे। सुभाष बोस और उनके साथी, उन्होंने किताब लिखी। वो हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है। अब वो आर्काइव्स में पड़ी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस किताब को दोबारा और यही नहीं, आप ये देखिए कि जब एम ऑर्गेनाइजेशन बोस बनाते हैं क्रांतिकारियों का 1939 में, जो साबित करता है कि उसी समय से उनके लिंक्स थाईलैंड में, जापान में, सब जगह मौजूद थे। उनमें एक बहुत जबरदस्त नाम आता है रहमत खान का, और दूसरा नाम आता है हैदर याकूब का, जो अफगानिस्तान और पेशावर इन इलाकों में बहुत एक्टिव है नेताजी के उस पे। और वो CIA वाले तो इनको जर्मन एजेंट बता रहे हैं कि जर्मन रेडियो पे काम करने कर रहे हैं। पेशावर का आपने नाम लिया, तो मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन पेशावर का आपने नाम लिया तो आप ही की कुछ राइटिंग्स में हमें पता चला है उसी से कि ये बात है कि कहीं पर ये बात भी कही गई है किस तरीके से जो सूफी या पीर, पठान या वो सब जो अलग अलग कबीले हैं उन्हें इकट्ठा करने का एक ऑर्डर है। नेताजी ने एक खत लिखा था काबुल से जाने से पहले, और वो जो इटली का वहाँ पे राजदूत था कुतरौनी, उस पर छोड़ गए थे कि इसे हिंदुस्तान भिजवा दो। तो हिंदुस्तान भिजवाया जाना था, वही उसी रास्ते से पेशावर उससे, लेकिन क्योंकि उस समय डाउट हो गया कि जिसके हाथ भिजवाना है शायद डबल एजेंट ना हो भगत राम तलवार, तो चिट्ठी नहीं भेजी गई। तो वो चिट्ठी पेरिस के अंदर शरद बाबू को, इनके बड़े भाई को, कुतरौनी ने 1948 में दी थी। उस चिट्ठी में पूरा कार्यक्रम लिखा हुआ है। और एक बात ध्यान रखिए कि नेताजी जब निकले थे भारत से, आपको मालूम है जियाउद्दीन बन के निकले थे, और कैसे मदद पेशावर के लोगों ने की थी उनकी, वहां पठानों ने मदद किया, अली अकबर शाह और पठान बन के बाहर निकले। और मुझे तो इसलिए याद है कि 4 पठान, क्योंकि मेरे ताऊजी उस समय वहां पे पोस्ट पे थे ब्रिटिश सेना की तरफ से। उनका सस्पेंशन हुआ बाद में। वो बताते थे बचपन में हमें कि 4 पठान उतने बड़े तगड़े थे, और हमको मालूम कौन था, हमने तो जान ही दिया कि पठान है लेकर। तो उसके अंदर का जो है एक नेताजी का जो लिंक है पूरा का पूरा सारे देशभक्तों रेवोल्यूशनरीज के साथ, और उस लेटर के अंदर ये रशिया जा रहे थे, जर्मनी नहीं जा रहे थे। लोग इस चीज को भी भूल जाते हैं, क्यों तो रूस जाने को निकले थे। अगर वो फासिस्ट होते तो सीधा जर्मनी जाने को निकलते। तो उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और ये जो ट्राइबल इलाके हैं सारे, इनके जो जिरगा हैं, उनके जिरगा के जो सरदार हैं, उनकी मीटिंग बुलाई जाए, उनकी मीटिंग में अंग्रेजों से लड़ने के लिए तय किया जाए, क्योंकि ये जिरगा अंग्रेजों से हमेशा लड़ते रहे थे पूरे के पूरे। फिर कहाँ पे हम रेडियो स्टेशन लगा सकते हैं, कहाँ पे हम छोटा हवाई जहाज उतार सकते हैं, ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई किया जाए। ये तक कहा कि अंग्रेज जो नई फौज भर्ती कर रहे हैं, इसमें अपने लोगों को भेज दो, जिससे फौज हमारी मदद कर सके आकर के। और INA ने क्या थी, INA अगर 66,000 की थी, तो उस 66,000 में समझिए कि 48,000 के करीब तो वही लोग थे जो अंग्रेजी की सेना से वो भारतीय
इस सेना के अंदर आए। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण वो है। और दूसरा एक बड़ी मजेदार चीज ये है कि इन्होंने अंग्रेज जो CIA वगैरह की रिपोर्ट है, इसमें इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के जो लोग हैं उनको भी इन्होंने जर्मन एजेंट बता दिया है। और उसमें भी हमें नाम मिलते हैं कि जिनको इन्होंने नाम जो है मतलब दिया गया कि ये इन्होंने ये जो बम बनाने की ट्रेनिंग, ये सब ट्रेनिंग दिल्ली में ही दे रहे थे, उसके अंदर भी हमको नाम मिलते हैं। और एक और नाम शंघाई में मिलता है अहमद बाबा का, जो बहुत एक्टिव है इसमें। और आप ये देखिए कि नेताजी के जो संबंध है सिंध के लोगों से, तो आपने बताया वो कि वो जब सिंध से जाते हैं वो कलकत्ता कैसे नेताजी मिलने जाते हैं। इपली के पीर के साथ जो संबंध है, खक्सार, मैं प्रोनाउंस शायद गलत कर, खाकसार मूवमेंट के साथ किस तरीके के इनके संबंध हैं और किस तरीके से ये लड़ रहे हैं। तो क्या कारण है कि जब कांग्रेस इकट्ठा नहीं कर पा रही मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने पीछे, सारे नेताजी के पीछे। और यहाँ पर ये बात भी शायद हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं बाद में जो सरकारें बनी उसके मुकाबले, तो जो आज़ाद हिंद सरकार थी उसमें हर कम्युनिटी का, चाहे वो हिंदू थे, चाहे मुस्लिम थे, चाहे सिख थे, सबका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा इक्वल था। एहसान कादिर का नाम लीजिए ना, कर्नल एहसान कादिर, जी HRD मिनिस्टर थे भाई उनके, जी पूरे, और जो उन्होंने लिखा है और आबिद हसन सफरानी जो उनके साथ पनडुब्बी में थे। पनडुब्बी में आबिद वहां से आए और पनडुब्बी में सारी योजना बनाई गई पूरी उसकी, और आखिर तक आबिद रहे। आबिद नहीं है पाकिस्तान, आबिद भी भारत के एम्बेसडर वगैरह रहे बाहर, कर्नल महबूब भी रहे एम्बेसडर वगैरह बाहर रह करके। तो और इन लोगों के जो वृतांत है, इनमें देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की ये है कि कुछ लोगों को आजकल कुछ पागलपन आ गया है कि साहब नेताजी वॉज बिटन बाय द बग ऑफ सेकुलरिज्म और नेताजी ने अपनी फौज में जिहादी रखे। बकवास बिल्कुल पूरी। ये भूल जाते हैं कि नेताजी अखंड भारत के लिए लड़ रहे थे, नेताजी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उनके जो स्पीचेज है पाकिस्तान को लेकर के वो पढ़ने काबिल है कि जो मुस्लिम यूथ को वो अपील कर रहे हैं कि तुम किस पाकिस्तान को बनाने की बात कर रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है उनकी पढ़ने लायक जो उन्होंने की है। मुस्लिम लीग को रोकने के लिए उन्होंने बंगाल में उस समय 1939 में गवर्नमेंट बनानी चाहिए थी कांग्रेस की मिलकर, गांधी ने रोक दिया उनको कि ऐसा मत करिए, जिसपे उन्होंने कहा था कि आपके लिए आत्मघाती होगा पूरा का। हम 1938 का उनका अगर प्रेसिडेंशियल कांग्रेस पढ़ें तो उसमें भी उन्होंने शायद ये कहा है कि बंटवारा करने की कोशिश होगी। एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग घटना बताता हूँ मैं, वंदे मातरम को लेकर के जब ये कंट्रोवर्सी उठी 37 में, तो उन्होंने, नेहरू एग्री कर रहे थे, उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा देखिए ये सिर्फ राष्ट्रवाद को धकेलने के लिए मुस्लिम लीग की टेक्निक है, आप इस पे मान जाएंगे तो कल को कोई दूसरी मांग ले आएंगे, और दूसरी आ गई 3 साल बाद पाकिस्तान की। उनकी एकता का जो नमूना था वो आपको मैं सिंगापुर के चिटियार के मंदिर का एग्जाम्पल देता हूँ। चिटियार मंदिर था बहुत बड़ा वहाँ पे पुराना, और चिटियार कम्युनिटी आप जानते हैं बहुत रिच कम्युनिटी है। तो नेताजी ने भारत सरकार के लिए इनसे चंदा मांगा, तो चिटियार लोगों ने एक शर्त लगाई कि आप हमारे यहाँ आकर के भाषण दीजिए। तो नेताजी को ये खबर मिली कि ये लोग जात पात इस्तेमाल करते हैं और अपने मंदिर के अंदर कुछ ही लोगों को एंट्री देते हैं। तो नेताजी ने भी अपनी शर्त रख दी कि हाँ मैं आऊँगा मंदिर में, मैं भाषण दूंगा, लेकिन मेरे साथ मेरे सारे अफसर आएंगे। और मंदिर ने मानी। तो उनके साथ शाहनवाज खान भी गए, कियानी भी गए, आबिद भी गए, स्ट्रेसी भी, जनरल कर्नल स्ट्रेसी भी गए, आबिद भी गए, और सबको मंदिर में तिलक लगाया गया, समझा। और उसके बाद से सिंगापुर की जो गुरुद्वारे थे, जो मंदिर थे, जो मस्जिदें थी, उस सब के दरवाजे आज़ाद हिंद सरकार, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज के लिए खोल दिए गए थे। तो बेसिक चीज एक जो ये आती है यहाँ पे कि देश की आजादी के लिए और एक होकर लड़ने के लिए जो आप फॉर्मूला कह लीजिए, आप स्ट्रेटेजी कह लीजिए, आप उनकी सोच कह लीजिए, जो नेताजी ने किया वो ये नहीं कर पाए कोई भी, और यही अंग्रेजों का सबसे बड़ा डर था। तो और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं और बता दूं यहाँ पे, 45 में ही
नेहरू ने वेवल वाइसरॉय और ऑखिल कमांडर इन चीफ, इनके कहने पर यह अनाउंस कर दिया कि जो आजाद हिंद फौज में ब्रिटिश सेना, भारतीय सेना छोड़ के लोग गए थे, उनको वापस भारत की सेना में नहीं लिया जाएगा। जबकि सरदार पटेल और कांग्रेसी ये चाहते थे, लेकिन नेहरू का ऐसा प्रेम था औखिल्य और बाद में माउंटबेटन से कि लगातार इसको वो डिनाई करते रहे और नहीं लिया गया। और यहाँ तक की स्थिति है कि 48 के अंदर जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है तो चीफ मिनिस्टर उनको चिट्ठी लिखते हैं कि भाई इन्हें वापस ले लो, आज़ाद हिंद फौज को बुला लो। तो नेहरू कहते हैं नहीं, इन्हें होमगार्ड बना दो और इन्हें एक यूनिट में मत लिखना। जबकि जो पाकिस्तान गए आज़ाद हिंद फौज के लोग, उनको पाकिस्तान ने अपनी आर्मी में ले लिया। लेकिन यहाँ दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है समझने की। पहली बात, आज़ाद हिंद फौज देश के बंटवारे के लिए नहीं लड़ी थी, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो जिसका घर पेशावर में था या रावलपिंडी में था या मुल्तान में था या सिंध में था या लाहौर में था, तो वो फिर हिंदुस्तान में थोड़ा आता। और वो भी तब जबकि हिंदुस्तान के नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया है कि तुमको हम सेना में नौकरी नहीं देंगे। एक बात ध्यान रखें। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण यहां पे देने की ये है कि वहां के कई अफसरों ने, जैसे एहसान कादिर हैं, कभी माफी नहीं मांगी। और आज तक तीसरी बात ये, किसी भी आजाद हिंद फौज के अफसर या सैनिक ने, चाहे वो जनरल कियानी रहे हो, चाहे एहसान कादिर रहे हो, या कोई जितने भी ये पाकिस्तान में चले गए, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमने आजाद हिंद फौज की तरफ से लड़ करके गलती की थी। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम अखंड भारत के पाकिस्तान बन गया है, लेकिन हम अखंड भारत के लिए जो लड़े थे वो गलत था। इन्होंने कभी नहीं कहा। ये जिसे वो कहते हैं ना, विक्टिम्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, ये राष्ट्रवादी आजाद हिंद के फौज के लोग वो विक्टिम्स बने सर्कमस्टांसेस के, पार्टीशन के। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। प्रोफेसर साहब, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया, बहुत से नाम बताए, बहुत से नाम रह भी गए। छोटी सी चीज और बता दूं आपको, भी बहुत जरूरी है कि ये योगदान केवल लड़ाई के मैदान में ही नहीं था, सरकार में ही नहीं था, आजाद हिंद दल में भी था, जो नौकरशाही नेताजी बना रहे थे, राष्ट्रवादी नौकरशाही, अंग्रेजी ICS को हटा करके। और दूसरा, जो वहां से जासूस भेजे गए पनडुब्बी के द्वारा या वैसे, उनमें भी बहुत बड़ा योगदान था सब धर्मों का। मुस्लिम भी मौजूद थे उसमें, मुझ पे नाम है, मोहम्मद गनी थे तिरचिनापल्ली के, VM में कादिर था ट्रेवंकोर का, जहूर अहमद था, जिनको अंग्रेजों ने, किसी को मद्रास में, जहूर अहमद को लाहौर में गोली मारी गई वहाँ की जेल में, कादिर को और इनको मोहम्मद गनी को मद्रास की जेल के अंदर इन्होंने लटकाया, वो किया। ये भी एक योगदान था जिसे हमें जिस पर के हमारी नजर है। वैसे तो बहुत से योगदान हैं, आपकी किताब हमने पढ़ी है, उसमें भी इससे कहीं ज़्यादा नाम हमें देखने को मिलते हैं, और इतनी टॉक में शायद इतना ही हो सकता है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से हिंदुस्तान की जो आज़ादी की जंग है उसे बांटकर बाद में रख दिया गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बाद में बटा, हम इतिहास को भी पीछे से बांटने लगते हैं, और ये ज़रूरी है कि शायद उस इतिहास को वापस लाने की ज़रूरत है। और इसी के साथ अगली बार हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में किस तरीके से यूनिटी थी और उस यूनिटी की बात होना कितना ज़रूरी है। शुक्रिया।